फदील साहब, एक और खबर जो मैंने दी थी कि, और ईरान ऑब्जर्वर के हवाले से, कि आज ईरान के जो सुप्रीम लीडर है आयतुल्ला सैयद अली खामनाई, उन्होंने दो टूक अमेरिका से कहा है कि हम आपसे कोई बातचीत नहीं करने जा रहे, हम आपसे न्यूक्लियर के मामले में कोई मीटिंग नहीं करेंगे, उसको पोस्टपोन कर दिया बल्कि मुलतवी कर दिया है। और ये कहा है कि हम अपनी सियासत, अपनी कयादत और अपनी मिलिट्री के लिए कुछ भी करेंगे, कोई भी फैसला लेंगे, और हम वो फैसला ले रहे हैं। और ये न्यूक्लियर पे जो बात होने वाली थी उसके हवाले से मीटिंग रद्द हुई है। क्या माना जाए, क्योंकि कल अभी ये खबर आई थी कि एक बार फिर ईरान में जलजला के झटके आए हैं, लेकिन ये वैसा ही झटका है जैसे इससे पहले। यानी लग रहा है कि अपना तीसरा परीक्षण जो है वो ईरान ने परमाणु का किया है। तो क्या मान लिया जाए कि ईरान जो है अब वो बाकायदा न्यूक्लियर पावर बन चुका है? पर तो वो पहले से ही है, उसको अनाउंस नहीं किया, और ये बात अमेरिका भी जानता है। और जब न्यूक्लियर पावर नहीं था उस समय भी रूस की मदद किया और यूक्रेन का युद्ध जिताया। अब इस पूरे दशक में मुमताज भाई 3 युद्ध की चर्चा हम करेंगे। एक सबसे पहले युद्ध हुआ अर्जीनिया अजरबैजान के बीच में, आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच में। आपने देखा उसमें क्या हाल हुआ। अजरबैजान को टर्की का सपोर्ट मिला और रूस ने आर्मीनिया का साथ नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि वहां युद्ध हारना पड़ा आर्मीनिया को। उनके पीछे भी अमेरिका साथ था, लेकिन नहीं कुछ मदद कर पाए। उसके बाद यूक्रेन और रूस का युद्ध शुरू हो गया। रूस और यूक्रेन पूरा नेटो मिलकर लड़ रहा था, यूक्रेन नहीं लड़ रहा था। यूक्रेन के बस का क्या है, वो तो 6 घंटा काफी था उसके लिए। लेकिन रूस की सेना से लड़ने का काम पूरा नेटो देश 22 कंट्री, यूरोपीय यूनियन के सभी 22 कंट्री मिल करके यूक्रेन के साथ लड़ रहे थे। यूक्रेन के सैनिक की वर्दी पहन के लड़ रहे थे, पूरा हथियार, पूरा संसाधन। और उसके बावजूद भी यूक्रेन की स्थिति इतनी खराब हो गई कि पूरा देश तहस नहस हो गया और पूरा कंट्री की पूरी चीज खत्म हो गई। इसी को देखते हुए ताइवान ने अपना जो है सांस रोक ली कि भाई अगर हम ज्यादा चाइना के खिलाफ बोलेंगे तो हमारा हाल भी यूक्रेन का होगा, अमेरिका हमारी कोई मदद नहीं कर पाएगा। यही स्थिति आप देख लीजिए, जब यूक्रेन युद्ध तेजी पे था तो 7 अक्टूबर की घटना हुई, और जिस तरह से फिलिस्तीन हमास के लोगों ने अटैक किया, उसी दिन से यूक्रेन के युद्ध से नजर हट गई दुनिया भर की। और अमेरिका को भी 2 फ्रंट खोलना पड़ा, एक यूक्रेन और दूसरा फिलिस्तीन। अब वो उसका बेड़ा खड़ा है, अमेरिका का बेड़ा खड़ा है, लेकिन बगल में रूस का बेड़ा भी खड़ा है। और इसने कह दिया हिजबुल्लाह ग्रुप ने कि हम तुम्हारा बेड़ा मार देंगे। तो अमेरिका ने वार्निंग दिया कि भाई तुम्हें जो करना है करो, लेकिन हमारे बेड़े के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। नहीं तो उनका बेड़ा मार के उनके पास ऐसी मिसाइल का वीडियो उन्होंने दिखा दिया जो युद्धपोत को नष्ट कर सकता था। बाकायदा वीडियो दिखा दिया कि ये मिसाइल है हमारे पास, और वो मिसाइल रूस के पास थी, वो हिजबुल्लाह के पास नहीं थी। तो दुनिया ने ये कहा कि ये रूस, तभी से रूस फ्रंट पे आया। रूस ने वो मिसाइल दी कि अमेरिका का बेड़ा मार के गिरा दो, तब अमेरिका बीच में आया। हुतीज जो है अमेरिका और इजराइल के जहाजों का, वो साउथ अफ्रीका होके जा रहा है। सोचिए 2-2.5 महीना ज्यादा लग रहा है उनके सफर। पूरा अफ्रीका कंट्री घूम करके यूरोप जा रहा है, और अगर इधर से जा रहा है तो उसको मार दे रहे ये लोग। कोई गोला बारूद किसी कंट्री को कोई यूएनओ के कहने से या इसको कहने से कुछ नहीं होता। सब अपनी मर्जी के मालिक हो गए, कोई किसी के नियम को नहीं मान रहा है। अमेरिका जब खुद वायलेशन कर रहा है किसी एग्रीमेंट का, तो बाकी लोग क्यों करेंगे? और सभी लोग आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। कोई भी ये रिस्क नहीं लेना चाह रहा है कि हम इस वक्त युद्ध में फंसे, क्योंकि अमेरिका तो देगा नहीं, अमेरिका तो लेगा ना। अगर गोला बारूद इजराइल को दे रहा है तो उससे पैसे ले रहा है, यूक्रेन को दे रहा है तो उससे पैसे ले रहा है, तमाम कंट्रियों के पैसे जा रहे हैं उसमें। 22 यूरोपीय यूनियन के सारे कंट्री के पैसे, जो नेटो के मेंबर हैं, सबका पैसा लग रहा है उसमें। तो अच्छा खासा बैठे बैठाले बिना वजह में ये लड़ाई मोल ले लिए। अब पूरा यूक्रेन
का तरीका बदल गया, जंग का माहौल बदल गया, जंग का नतीजा बदल गया। और फिलिस्तीन और हमास और हिजबुल्लाह के चलते तो पूरे दुनिया का निगाह बदल गया। और रूस और चाइना और ईरान, ये तीनों मिल करके पूरे आधी दुनिया पर इनका कब्जा हो गया। और उसमें सबसे बड़ी नेचुरल रिसोर्सेज मिडिल ईस्ट के पास है, तेल है उसके पास, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है दुनिया में किसी के पास। अगर वो एक दिन तेल बंद कर दे तो सबका मुंह बंद हो जाएगा, कोई नहीं बोलेगा। गैस है रूस के पास, और बिना यूएसएसआर कंट्रियों के और रूस के बिना मदद के अभी जाड़ा आने वाला दिसंबर में आधे लोग अपडेट आई है कैसे मर फजील साहब, मैं जाएंगे। आपको रोकूंगा। फजील साहब, एक और अपडेट आई है, वैसे तो कई है अपडेट। ये यूनुस छोड़वाला साहब ने खबर दी है कि आज अमेरिका ने इजराइल को मुतनब्बे किया है, चेतावनी दी है कि ईरान इजराइल पर कभी भी हमला कर सकता है। 1000 मिसाइल से ये हमला हो सकता है, ये हमला किया जाएगा। और 1000 मिसाइल की तैयारी तो हम बहुत दिन से सुनते आए हैं। इसके अलावा भी और मिसाइल हैं। और ये भी खबर है फजील साहब, जो मैं पढ़ रहा था खबरों को, कुछ एजेंसियों को, कि ये जो ईरान हमला करेगा तो इस बार तने तनहा हमला नहीं करेगा, बल्कि जो उसकी प्रॉक्सी है, चाहे वो हिजबुल्ला हो, चाहे वो हमास हो, या हौती जो है यमन और इराक में भी 2 लाख फौजी तैनात है बिल्कुल से। तो अगर ये चौतरफा हमला हुआ फजील साहब, चौतरफा हमला, क्या लग रहा है ये, क्या वाकई जो है एक बहुत बड़ा डैमेज? क्योंकि अमेरिका ने कहा कि साहब जो अमेरिका के लोग हैं वो छोड़ दे। जब अमेरिका के लोग बुलाए जाएंगे तो इजरायली कैसे रुकेंगे वहां? तो एक भगदड़ है एक वहां पे। कैसे देखते हैं? अब तो ये लग रहा है जी। अरे राज भाई, ये जमीनी हमला होगा, मुझे लगता है ऐसा कि ये पैदल सेना हुतीज, यमन हुतीज और लेबनान और ईरान और इसके साथ जितने भी इराक और सब मिल करके चारों तरफ से हमको लगता है इजराइल में घुसने की कोशिश करेंगे। और वहां पे पैदल सेना सामने आमने सामने लड़ाई होगी आईडीएफ की, और ये लोग वहां पे झंडा फहराएंगे और तभी तो इजराइल पे कब्जा होगा ना, वहां के मेन राजधानी पर जा करके। हमको लगता है कि ये पैदल युद्ध होगा बहुत जबरदस्त। आसमानी युद्ध तो होगा ही होगा, लेकिन ये लोग तैयारी कर रहे हैं चारों तरफ से इजराइल में घुसने की। इधर फिलिस्तीन घुस जाएगा, इधर उधर ऊपर से लेबनान घुस जाएगा, इधर से ईरान हुती यमन घुस जाएंगे। ईरान तो पीछे से है ही है, ईरान हवाई हमला करेगा और ये तीनों लोग मिल करके इजराइल में घुसने की कोशिश करेंगे और राजधानी तेल अवीव में झंडा फहराने की कोशिश करेंगे ताकि पूरा इजराइल पर उनका कब्जा हो जाए। उसके बाद फिलिस्तीन तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। यही हमको लगता है कि योजना होगी इन लोग की। और देख लीजिएगा, मुझे लगता है कि ऐसा ही हमला होगा कि ये लोग 3 तरफ से इजराइल के अंदर घुसने की कोशिश करेंगे। जयदीप सिंह बुंदेला साहब लिखते हैं कि अमेरिका हर साल 10 ट्रिलियन डॉलर कर्जा ले रहा है, लेकिन दुनिया पर जुल्म थोपना बंद नहीं करना है। ये जयदीप सिंह बुंदेला साहब। और यूनुस साहब लिख रहे हैं कि आज ईरान ने अरब देशों को भी चेतावनी दी है कि इस बार हमारी मिसाइलें कोई नहीं रोक पाएगा। ये भी अपने आप में एक बड़ी खबर है। इस तरह से ईरान जो है, इसके अलावा यहाँ पे शेख वली लिख रहे हैं कि ईरान पर हमला करके इजराइल ने तारीखी गलती की है। ईरानी सदर, ये बात यानी ये बयान भी अब सामने आ गया, जिससे बहुत साफ साफ लग रहा है कि अब ईरान अपने हमले को करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। फजील साहब, मैंने शुरू में इंट्रो में एक बात कही थी बहुत इंपॉर्टेंट, कि आज हिजबुल्लाह ने जेर जमीन यानी जमीन के नीचे टनल में 5 बहुत अहम मिसाइलों में जो मिसाइलें हैं उनकी नकाब कुशाई की है, उनका प्रदर्शन किया है। क्या लग रहा है? जिस हिजबुल्लाह को यह कहा जा रहा था कि हिजबुल्लाह खत्म हो गया, और खबर तो यह आ गई है कि तकरीबन 500 ये बताया जा रहा है, या 50,000 करीब बताया गया है कि 50,000 हसन नसरुल्लाह है। 1-2 नहीं, 50,000। कैसे देखते हैं? एक तो ये कि आज जिस तरह से अपनी ताकत का मुजाहरा किया हिजबुल्लाह ने, और ये कहा है कि 50,000 हसन नसरुल्लाह है।
कैसे देखते हैं फजील साहब? और एक के बाद एक देखिए, आप देख ही रहे हैं कि कैसे कायद जो है वो आ रहे हैं, कैसे जो है कयादत संभाल रहे हैं, और हमला एक दिन भी नहीं रुक रहा है, एक दिन भी हमला नहीं रुक रहा है हिजबुल्लाह का, और बड़े हमले। और आज तो उन्होंने अपनी बड़ी ताकत दिखाई है मिसाइल का मुजाहिरा करके। तो कैसे आप देखते हैं, क्या वाकई जो है ये ऐसा हुआ है? क्या क्या और ऐसा हुआ है? क्योंकि ये रिपोर्ट जो है मैं रिपोर्ट कई हवालों से देख करके ही मैं आपको बता रहा हूं। कैसे देखते हैं फजील साहब, ये कितना बड़ा? और हर रोज अब देखिए, ये सही है कि गजा में लोग मारे जा रहे हैं, आज भी जो है वो मारे गए, लेकिन अब ऐसी खबरें भी हैं कि हर रोज इजरायली फौजी भी मारे जा रहे हैं फजील साहब। ये कैसे आप देख रहे हैं इसको, किस तरह से? मदर साहब हमसे जुड़ गए हैं। मदर रिजवी साहब लिख रहे हैं इंशाल्लाह जरूर ईरान जीतेगा। तो इस तरह के तमाम बातें आ रही। जी फजील साहब। देखिए, इस लड़ाई को पहले इन्होंने मरकावा टैंक खत्म हो गया इनके पास, पूरा इन खत्म हो गया मरकावा टैंक जितना था इनके पास। अब ये इनका डिफेंसिव सिस्टम का गोला खत्म हो गया। उसके बाद इनके जो भी रक्षा प्रणाली थी वो सब ध्वस्त हो गई। इनके सैनिक लगातार लड़ते लड़ते अब होपलेस हो रहे, अवाम इनका साथ नहीं दे रही है। अब ऐसे वक्त में चार तरफ से, तीन तरफ से, इधर हूती, उधर हिजबुल्लाह और ईरान, ये सब लोग मिल करके हमको लगता है कि पैदल जिस तरह से अर्मीनिया अजरबैजान में अजरबैजान के सैनिक पैदल घुसे थे अर्मीनिया के अंदर, और घुस के थे कि झंडा फहरा देना ही तो विजय है। जीत का जश्न, जीत जो है तभी मानी जाती है जब आप राजधानी पे जाके झंडा फहरा दीजिए। ये लोग पैदल घुसेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो हवाई हमला करेंगे, नहीं जरूरत पड़ी तो ये लोग देख लीजिएगा पैदल घुसेंगे और तेल अवीव पर कब्जा करेंगे, और नेतन्याहू को हो सकता है कि अरेस्ट कर लें, और ये पूरी तरह से इजराइल खत्म हो जाएगा। उसके बाद अमेरिका कुछ नहीं कर पाएगा। हो सकता है कि अमेरिका भी नेतन्याहू के रवैये से अपना वन साइडेड हो गया हो, क्योंकि क्या करना है अमेरिका को, क्या करना है इजराइल से? इजराइल से कौन सा उसको बहुत फायदा है? इजरायली जो लोग हैं, जो उद्योगपति हैं, बिजनेसमैन है, वो तो अमेरिका में शिफ्ट नहीं है, उनका उनको पूरा लाभ मिलता ही है। तो इजराइल के पीछे वो, तो इजराइल को आगे बना करके वो सोच रहे थे अमेरिका की गल्फ पर कब्जा कर ले, अरब पर कब्जा कर ले, तेल कंट्रियों पर कब्जा कर ले और तेल के मालिक बन जाएंगे तो हम दुनिया पर राज करेंगे। ये जो सोच है, चौबे गए छब्बे बनने, दूबे बन के चले आए, वही हाल है। और अब इजराइल के साथ अमेरिका नहीं देगा, और मुझे लगता है कि अब हवाई हमला से ज्यादा पैदल हमला होगा, और तीन तरफ से ये लोग इजराइल को कब्जा करेंगे और तेल अवीव पहुंच करके वहां झंडा फहराएंगे। फजील साहब बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, और जैसा कि कई बार ये बात आई, क्योंकि आप देखिए कि इराक में 2 लाख फौज खड़ी है। इसके अलावा आपको याद होगा कि ये खबर भी बीच में आई थी कि हौती के लोग भी बड़े पैमाने पे मार्च करके पहुंच गए। लेबनान में भी लोग खड़े, ईरान में भी आपको याद होगा फजील साहब के एयरपोर्ट पे आम लोग और वैसे लोग आ रहे थे कि हम मदद के लिए जा रहे हैं, और वो फौजी बाकायदा लिबास पहन करके। तो ये आपकी बात सही हो सकती है, लेकिन यहां पे एक खबर और आ गई है। यूनुस साहब ने दी है कि ईरान ने अपने खुफिया बंकरों में से अपने फाइटर जेट निकाले बाहर। इसमें रशिया के यानी रूस के SU-35 भी शामिल है। इसका मतलब साफ साफ हो गया है, साफ साफ। मनप्रीत ने लिखा है इजराइल के पास लास्ट चांस है कि वो गाजा और लेबनान से अपनी आर्मी को विड्रॉल कर ले और सीज फायर कर ले, क्योंकि ईरान के पास प्रेसिडेंट ने भी इजराइल को वार्न कर दिया है। देखिए ऐसा है कि ये बात सही है, और कई दिनों से जो इजराइल है वो तो चाहता ही सीज फायर, लेकिन सीज फायर अब मना कर दिया हमास ने भी लेबनान में कि सीज फायर अब नहीं होगा, और होगा तो जो हमारी शर्तें उसकी बुनियाद पे होगा। क्या लग रहा है ये तमाम चीजें देख करके फजील साहब, जो बात आप कह रहे थे? देखिए, ये लोग इराक समझ रहे थे कि 12 घंटा में इराक पर कब्जा कर लिए, बगदाद पहुंच गया और सद्दाम हुसैन साहब को वो गिरफ्तार कर लिए। पहले तो छिप गए थे, लेकिन फिर बाद में उन्होंने बंकर से गिरफ्तारी हुई। वही हाल इनका होगा। आप नेतन्याहू को
ईरान क्या करता है, ये गिरफ्तार करे या क्या करे, लेकिन अब पूरी तरह से सेना तीन तरफ से घुसेगी। इजराइल को, तेल अवीव को झंडा फहरा के राजधानी पर, और पूरी इजराइल को अपनी कंट्री में शामिल करके, और वो आगे की कार्रवाई करेगा, और इसमें पूरी तरह से इजराइल समाप्त हो जाएगा। हमें जो युद्ध का यही लग रहा है, क्योंकि अब उनका एयरक्राफ्ट बाहर आ रहा है। ये तो पहले भी 100 एयरक्राफ्ट से उन्होंने ईरान पे हमला किया था, लेकिन वो हमला भी फुस निकल गया, कुछ भी उन्होंने कर नहीं पाया, इंटरसेप्ट कर लिया उनकी अपनी मिसाइल ने, अपना डिफेंसिव नहीं, सिस्टम। इजराइल एक मिनट फजील साहब, बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं, और मैं समझता हूं कि जो भी हमारे पास थोड़ा सा वक्त बचा है उससे बात कर ले, कि आप जो कह रहे हैं कि इजराइल खत्म हो जाएगा, मतलब ये कि वहां जो इजराइल कमांड कर रहा है वो खत्म होगा और वो सब फिलिस्तीन का हिस्सा बनेगा, या क्या, या फिर टू नेशन थ्योरी पे काम होगा, किस तरह से, या हुकूमत वहां पे बदल जाएगी, क्या मतलब खत्म होने का क्या वो है, किस तरीके से आप बात कर रहे हैं, या रेफरेंडम होगा जैसे मांग हो रही थी? जिस तरह से फिलिस्तीन को पूरा इजराइल कब्जा करके और फिलिस्तीन राष्ट्र बना देंगे ये लोग, अगर कामयाब हुए अपनी रणनीति में, तो क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि ये लोग पैदल घुसने वाले हैं तीन तरफ से, उधर लेबनान से, इधर फिलिस्तीन की तरफ से, और क्योंकि तीन हिस्से में फिलिस्तीन है, इजराइल में तीन हिस्से में है, और तीनों हिस्सा पे फिलिस्तीन का अपना कब्जा है। एक तो लेबनान के बॉर्डर पे ही है, दूसरा जॉर्डन के बॉर्डर पे है, और जॉर्डन ने कह दिया है कि भाई हम आपकी मदद नहीं कर सकते, अमेरिका को भी बोल दिया है और इजराइल को भी बोल दिया है, तो अब वो अपनी जमीन का इस्तेमाल तो कर नहीं देगा। ये तीन तरफ से घुसेंगे, और वहां इजराइल, वहां जाके ईरान अपना झंडा फहराएगा, झंडा फहराने के बाद उस पूरी कंट्री को, इजराइल की पूरी कंट्री को अपने पोजीशन में लेकर के आगे जो भी उनका तरीका है वो करेंगे। लेकिन इजराइल अब रावण की लंका नहीं बचेगी, अब उसको जलना है। अभी एक दो दिन का टाइम है, अभी नहीं, लेकिन नहीं करेंगे। और इनके 100 एयरक्राफ्ट या 200 एयरक्राफ्ट से कुछ नहीं होने वाला है। वो तो एक ड्रोन कितना एयरक्राफ्ट खत्म कर देगा, ड्रोन का मुकाबला नहीं है किसी के पास। एयरक्राफ्ट बहुत महंगा होता है, और उसमें पायलट की जान फंसी होती है। ड्रोन में जो है किसी पायलट की जान नहीं है। वो इंडियन रुपीज से 35-35 लाख का पड़ता है, 30-35 लाख का। उसमें मोपेड, आप याद है आपके बचपन में एक मोपेड चला करती थी, वो मोपेड के इंजन से इन लोगों ने ड्रोन बना दिया, समझ रहे हैं आप? तो ये बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, और ड्रोन हमला करके इनका एयरक्राफ्ट किसी काम में नहीं आएगा। और ये लोग, अब जो युद्ध होगा वो ये नहीं है कि हवाई हमला करके निकल गए, ये युद्ध है इजराइल के अंदर घुसने का। पैदल सेना, लेबनान की हुतीज, ये दोनों आसपास हैं, और जॉर्डन के रास्ते ये लोग घुस करके और तेल अवीव पर परचम फहराएंगे, और उसे इजराइल को फिलिस्तीन राष्ट्र घोषित करेंगे। और उसके बाद नया राष्ट्र बनाने के लिए, जिस तरह से अफगानिस्तान में आज एक कंट्री बन गया ना, कभी ये लोग उसको भी आतंकवादी कहते थे, और वही तालिबान जो है आज इनका कंट्री का हुकूमत चला रहा है, और उसी से पूरी दुनिया अपना राजनीतिक संबंध बना रही है। तो ठीक उसी तरह से यही हमास जो है वहां का लीडर होगा, सरकार बनाएगा और पार्लियामेंट बनेगी, अपना झंडा होगा, अपना संविधान होगा, इस तरह से ये चलेगा। अब वो दिन दूर नहीं, 2-4 दिन के अंदर आप देख लीजिएगा कि ये खबर मिलेगी। अब हवाई हमला नहीं करेगा, हवाई हमला जहां जरूरत होगी वहीं ईरान करेगा। ये लोग पैदल अब रास्ता एक रिपोर्ट और आई है फजील साहब, मैं आपको रोकूंगा, एक रिपोर्ट और आई है, और रिपोर्ट यूनुस साहब ने दी है कि एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि सारी विदेशी कंपनियां जो थी इजराइल में, उन्होंने सारे पैसे अपने बैंक से निकाल लिए हैं, और जब कंपनियों ने पैसे निकाले हैं तो जाहिर है कि जो इजराइल की इकोनॉमी थी वो पूरी तरह से चौपट हो रही है, पूरा, यानी पूरा पैसे का निकाला जाना बैंक से। इसका मतलब क्या है, किस तरह से देखा जाए, क्योंकि देखिए पहले ही ये बात तय हो गई थी कि इजराइल की हालत बड़ा खस्ता है। तमाम जो मैं वहां जो तेल अवीव यूनिवर्सिटी थी, उनके जो प्रोफेसरान थे, उन्होंने, और कई हवालों से मैंने पिछले दिनों दी थी कि कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, और अब तो इजरायली सरकार अपने बॉन्ड्स जो है वो बहुत कम कीमत पे यानी बेच रहे हैं। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि अगर कंपनियों ने अपने पैसे विड्रॉल कर लिए तो क्या होगा इजराइल का फजील साहब? अब हमला तो होगा ही, लेकिन ये अंदरूनी तौर पे जो हुआ है इसको कैसे कहेंगे, थोड़े अल्फाज जी।
देखिए वही है ना कि जब कहते हैं कि समुद्र जहाज डूबने वाला होता है तो चूहे सब भाग जाते हैं। ये पहचान है उसकी कि हाँ अब ये जहाज डूबने वाला है। तो जब पैसे निकलना शुरू हो गए, लोग इजराइल छोड़ के भागने लगे, इंडस्ट्रिस्ट को भरोसा नहीं, बिजनेसमैन को भरोसा नहीं, तो अब क्या हो सकता है? अब तो डूबना ही है उसको। अगर ये लोग खैर इस तरह की हरकत नहीं करते हैं, लेकिन जिस तरह से अमेरिका ने सद्दाम हुसैन साहब के साथ किया, गद्दाफी साहब के साथ किया और सूडान के साथ किया, अफगानिस्तान के साथ किया, तो वो काम तो अब इनके साथ भी होना है और यहीं से शुरू होगा इजराइल से। ये तीन तरफ से इनके ऊपर हमला, पैदल सेना घुसने वाली है। अब लड़ाई हवाई नहीं होगी, हवाई लड़ाई नहीं होगी, ये पैदल जंग होने वाली है और तीन तरफ से घुस के तेल अवीव की राजधानी पर कब्जा करना और अपना फ्लैग वहां पर लगाना, यही लड़ाई का तरीका है। और अगर नेतन्याहू मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते हैं तो उनकी अरेस्टिंग करके ले आना और फिर उसको हिसाब से अपनी सजा देना और उसके बाद फिलिस्तीन को पूरा पूरा इजराइल जो है फिलिस्तीन के हाथ में चला जाएगा। लग रहा है फजील साहब कि अगर ईरान ऐसा करता है, फजील साहब एक मिनट, फजील साहब क्या लग रहा है, आप उसमें माफ कीजिएगा, जोड़ लीजिएगा, क्या लग रहा है कि क्या ईरान हमला करके इस तरह करेगा तो जो यूरोपीय ममालिक है या वो अब नहीं बोलेंगे, अब चुप रहेंगे? क्या क्या, क्योंकि इस परेशान तो सब है। देखिए, बोलने से थर्ड वर्ल्ड वार होनी तय है। अगर बीच में ये लोग कूदेंगे तो फिर ये लड़ाई अमेरिका रूस सब आ जाएंगे। तो कोई भी इस वक्त लड़ने की स्थिति में नहीं है, चाहे यूरोपीय यूनियन हो, और रूस और चाइना तो तैयार बैठा ही है लड़ने के लिए। लेकिन यूरोपीय यूनियन कोई भी तैयार नहीं है लड़ने के लिए, क्योंकि यूक्रेन में 2-2.5 साल से वो लड़ करके पहले ही थके हुए हैं और उनको पता है कि हम यूक्रेन में जो इन्होंने मतलब जीती हुई बाजी हार गए और आज कुछ रिजल्ट नहीं रहा। अगर ये लोग यूक्रेन जीते होते तो ये लड़ाई का स्वरूप कुछ और होता, लेकिन यूक्रेन से सभी थके हुए हैं। 22 यूरोपीय यूनियन, पूरी कंट्री, नेटो देश के जितने सदस्य हैं, सभी लोग मिलकर यूक्रेन के साथ लड़ रहे थे, लेकिन वहां पूरी रूस ने इतना मारा इनको कि ये लोग वहां से भाग चले। और अब इनको पता है कि अगर हम लड़ेंगे तो रूस उसमें आ जाएगा, ये थर्ड वर्ल्ड वार होगा। और थर्ड वर्ल्ड वार में तो इजराइल तो छोड़ दीजिए, बहुत बड़े बड़े कंट्री चले जाएंगे, कोई बचेगा नहीं इसमें। फजील साहब एक मिनट, आपकी बात की तायीद कर दी गई है। एक मिनट फजील साहब, आपकी बात की तायीद की है हमारे जो यहाँ पे जुड़ते हैं जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने। जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने कहा कि बिल्कुल सही बात कही है फजील साहब ने, इसलिए कि इजराइल ने जॉर्डन बॉर्डर पर अपनी सेना लगा दी है क्योंकि उसे संदेह है कि उस बॉर्डर से घुसपैठ होने वाली है। तो ये आप देखिए, ये जो फजील साहब आपने प्रिडिक्ट किया है, यहाँ पे देखिए वही बात। और यही देखिए जो जो एक मिनट फजील साहब, जो एक बेहतरीन तजिया निगार होता है जो हालात को, और आपने ही प्रिडिक्शन किया था कि 7 तक हमला होगा और आज बहुत तस्वीर क्लियर है। तो जो एक सही प्रोडिक्शन होती है और आपकी तारीफ जो है वो राजा सिंह राजपूत वो भी कर रहे हैं, वो लिख रहे हैं कि फजील साहब आज ईरान के जबान में बात कही, शायद ऐसा ही हो सकता है। तो ये आप देखिए कि आपकी बात की तारीफ हो रही है। ये बहुत बड़ी बात होती है कि लिसनर जो है, व्यूवर जो है, वो इस तरह से रिएक्ट करे। फजील साहब मैं समझता हूं, देखिए तमाम बड़ी बड़ी बातें करना हो रहा है लेकिन एक सटीक बात करना वो बहुत जो है और बहुत मुश्किल काम होता है। प्रिडिक्शन करना कई बार लगता है कि अरे ये क्या बोल गए, अरे ऐसा कहाँ होता है, लेकिन आपने देखिए बहुत पहले प्रिडिक्शन की थी और मैं ये बात ओआईसी को लेकर के या, और आज जब यूएनओ में देखिए कुछ भी हो, अंदर है क्या नहीं जानते, लेकिन यूएनओ में मेमोरेंडम देना और ये कहना कि जो इजराइल को हथियार देगा वो जेनोसाइड में शामिल है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बड़े ही कोई हैसियत ना हो लेकिन एक प्लेटफॉर्म तो है, दुनिया तो सुनती है ना। तो इसलिए मिसाल तौर पर हम जंतर मंतर पे जाते हैं, भले ही सरकार न सुने लेकिन एक हमारा जो डिमांड है, एक मैसेज तो जाता है ना, इसीलिए तो जाते हैं कि सुने सुने ना सुने, एक मैसेज। तो ये बहुत बड़ी बात। सैम रिजवी साहब भी जुड़ गए यूएसए से, बहुत देर में आज जुड़े सैम रिजवी साहब। और
यूनुस चौरवारा साहब ने लिखा है कि विदेशी कंपनियों ने दावा किया है, कहा है कि हम अब कभी भी इजराइल में पैसा नहीं लगाएंगे। लाइव शेयर करो साथियों। ये राजा सिंह राजपूत रोज अपील करते हैं, हालांकि मैं खुद नहीं कर पाता। मुझे याद भी नहीं रहता कि मैं अपने साथियों से कहूं कि शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लेकिन बहरहाल ये इनके राजा सिंह राजपूत के ये अपील, मैं इनका शुक्रगुजार हूं, दिल की गहराइयों से इनका शुक्रिया अदा करता हूं। फदील साहब, आखिरी कमेंट क्या कहेंगे? ये तमाम चीजें आप देखें, ये जो सामने आई है और आपके प्रेडिक्शन सही साबित हो रही, कैसे देखते हैं फदील साहब? मुमताज भाई, 1 साल पहले हमने आपसे कहा था कि इजराइल, पूरा इजराइल हम लोग का होगा, यानी फिलिस्तीन का होगा। 1 साल पहले हमने कहा था। ये जो सैनिक इनके जो डर गए ना, कभी भी लड़ाई जो है वही खत्म हो जाती है जब आपकी आवाम साथ न दे और सैनिक आपके होपलेस हो जाए, तो आपकी लड़ाई खत्म है, समझ लीजिए। फिर आप मुर्दा लाश ढो रहे हैं। और अभी जैसा हमने कहा, जॉर्डन के बॉर्डर से ये लोग घुस रहे, उधर लेबनान से घुसेंगे। 3 फिलिस्तीन का 3 हिस्सा है, उन तीनों हिस्सों से ये लोग घुसेंगे और पूरा इजराइल, हो सकता है कि कल हम लोग डिबेट कर रहे हो कि तेल अवीव में ईरान ने झंडा फहरा दिया। समझ रहे आप? क्योंकि अगर पैदल सेना आईडीएफ के बस का नहीं है जमीनी जंग कर लेना। इनके यूतीस के लड़ाके बड़े खतरनाक हैं। और लेबनान के अभी तो पैदल पे तो लड़ाई शुरू ही नहीं हुई थी, अभी तो हवाई हमले से चल रहा था। इन्होंने उसको मार दिया, उन्होंने इसको मार दिया। और पैदल सेना इतनी स्ट्रांग है कि हमास को आज तक आईडीएफ 2-2 बार वहां से भाग चली, लेबनान छोड़ के भाग चली, और हुतीस से नहीं मुकाबला कर पा रहे। जहाज छुड़ाने गए, वहां से भाग खड़े आईडीएफ के लोग। और इसलिए आप, हो सकता है कि 7 तारीख तक तो हमने डेडलाइन दिया था कि 7 तारीख तक कुछ हो सकता है, तो हमको तो लग रहा है कि अब 7 तारीख को झंडा ही फहराएंगे और तेल अवीव पर जाकर के और नेतन्याहू अरेस्ट होंगे, और यही रिजल्ट होगा। उसके बाद ओआईसी का जलवा आप देखिएगा कि पूरे मिडिल ईस्ट में ओआईसी का अब कौन लीडर बनेगा और कौन ओआईसी की अपनी करेंसी होगी। कोई वीजा पासपोर्ट नहीं होगा, सभी कंट्रियों में लोग खुला फ्री ट्रेड कर सकते हैं और फ्री ट्रेड आने जाने की इजाजत होगी और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और नेटो से भी आगे ये ओआईसी कंट्रीज जाएंगी। इसमें हम लोग की दुआ है उनके साथ। पूरे देश के मुसलमानों का इतना जुल्म किया है इन अंग्रेजों ने, इन गोरों ने, कि वो सारी बद्दुआएं लोगों का उनको लग रही है। ये बात एक धर्मगुरु ने, यहूदी धर्मगुरु ने कहा कि आखिर किसकी बद्दुआ लगी है कि मरकावा टैंक हमारे बर्बाद हो जा रहे हैं, हम नहीं रोक पा रहे अपने मरकावा टैंक। तो ये सब बद्दुआ है। और जिस तरह से उन्हें बेगुनाह मुसलमानों के मारे हैं उन्होंने, आज उन्हीं की बद्दुआ है। और उन लोग की दुआ लगेगी ईरान को कि ईरान चाहे लेबनान जो भी चाहे, तेल अवीव पे झंडा इजराइल का नहीं होगा। मुझे लगता है कि 7 तारीख से पहले ही हो जाए। बहरहाल जीनियस मास्टर एक है, उन्होंने लिखा है कमेंट से भी खबर मिल जाती। बिल्कुल, देखिए हमारे लिए बहुत ही फक्र की बात है, बहुत सारे लोग स्क्रीन पे नहीं आते हैं, वो गेस्ट नहीं बनते, लेकिन मैं जयदीप सिंह बुंदेला साहब हो, राजपूत साहब हो, या असलम लावारे साहब हो, यूनुस साहब हो, या मिसाल मेहदी साहब हो, या और बहुत सारे लोग, वो तमाम ऐसे लोग हैं जो बहुत इंफॉर्मेशन रखते हैं, बड़ी नजर रखते हैं, और इसीलिए मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं अपडेट दे पाता हूं। और देखिए ये एक बहुत अच्छा होता है कि कई हवालों से खबरें आती हैं, यानी जयदेव सिंह बुंदेला साहब भी दे रहे हैं, असलम लावारे साहब भी दे रहे हैं, और यूनुस साहब भी दे रहे हैं, हाँ, और भी तमाम। तो ये तमाम लोगों से जब खबर आती है तो वो वैरायटी भी अलग होती है और ये लगता है कि नहीं खबर सही है। तो हसन रिजवी साहब हो, या और अभी भी देखिए यूनुस साहब ने जो फिर एक खबर दी। अच्छा, जयदीप सिंह बुंदेला साहब, बस आखिरी मैं खत्म कर रहा हूं कि मुमताज भाई, चूंकि आप दिल से फिलिस्तीन के हक में काम कर रहे हैं, इसलिए आपको याद नहीं रहता है कि मुझे अपने चैनल के लिए भी कुछ करना है। बिल्कुल, मैं ये सब्सक्राइब कीजिए या क्या कीजिए, मुझे बिल्कुल याद नहीं रहता। बहरहाल मिसाल मेहदी साहब ने लिखा, बीबीसी न्यूज ने भी न्यूज में बताया है कि इंटरनेशनल कंपनीज अपना सब पैसा निकाल लाई है, ये बीबीसी ने भी लिख दिया है। बहरहाल तो ये बिल्कुल खबर पक्की हो गई। यूनुस साहब ने यह भी लिखा है कि इजराइल ने माना है कि हमें 30,000
फौजियों की और जरूरत है, यानी कमी हो रही है। तो इस तरह के तमाम जो है ये खबरें हैं। फिलिस्तीन के जयदीप से आपने लिखा है कि फिलिस्तीन के हक में वैसे तो हर न्यायप्रिय इंसान को साथ रहना चाहिए, लेकिन आपके द्वारा किए जा रहे प्रयासों की मैं और मेरे साथी बहुत ही सराहना करते हैं। आपका कार्य निस्वार्थ है। बहरहाल मैं आपकी प्रशंसा के लिए नहीं लिख रहा, बल्कि सच्चाई यही है। बहरहाल जो भी है, मैं तो इंसानों के लिए जहां कहीं भी होता है मैं हक की आवाज बनता हूं। और फदील साहब को आप सुनते हैं किस तरह से, और ये बहुत बड़ी बात है। आप देखिए कि मैं जब अभी कोई अपडेट भी नहीं कर रहा हूं, लोग और ज्यादा हमसे जुड़ते जा रहे हैं। ये एक भरोसा होता है, ये कामयाबी होती है। और बिल्कुल फदील साहब और मुमताज साहब ये तमाम देखिए लिख रहे हैं। मोहम्मद मुश्ताक साहब, मोहम्मद अलीम खान साहब ने भी ये बात लिखी है कि रिजवी साहब आप सारी बातें करें मगर ओआईसी का नाम न ले, क्योंकि नहीं देखिए ऐसा है कि बहुत सारी चीजें समझने की होती है। सियासत में सारी चीजें सामने की नहीं होती हैं। और जब फदील साहब बात करते हैं तो फदील साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। फदील साहब जो है वो जंगी यानी एनसीसी में भी रहे, वो वॉर के तरीके भी जानते हैं, उस सिस्टम को समझते हैं। और फदील साहब जब कोई बात करते हैं, आप देखिए कई प्रिडिक्शन फदील साहब ने की और आज वो चीज सामने आ रही है। इसलिए बहुत जल्दबाजी में फैसला लेना मैं समझता हूं ठीक नहीं। फदील साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोग अभी भी जुड़े हुए हैं, लेकिन अब चूंकि बहुत ज्यादा टाइम हो गया है। लेकिन फदील साहब आपको सलूट मैं करता हूं कि वाकई आपने जिस तरह से चीजों को बताया था, जो चीजें कही थी वो चीजें सामने आ रही हैं। और यही एक जो दूरदर्शी जिसको कहते हैं, बालिगुन नजर जिसको उर्दू में कहते हैं, तो वो चीज आपने दिखाई और सब ने इसको, आप देखिए जो हमारे व्यूवर हैं उन्होंने इस चीज का अप्रिशिएट किया। बहुत बहुत शुक्रिया फदील साहब, और तमाम जो हमारे व्यूवर हैं, जो कमेंटेटर हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया।